हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा हम जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें हम बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है और एलर्जी क्या होता है और हमारी बॉडी में ये इम्यून सिस्टम कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है और होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज जो हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा, वो जिसका नाम है बेटा एड्स। ठीक है ना, एड्स आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे इसके बारे में बेटा। ये एड्स जो है जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसमें सिंड्रोम शब्द जुड़ा हुआ है बेटा। सिंड्रोम शब्द का मतलब ये होता है कि जो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, इट इज़ नॉट ए सिंगल डिजीज। सिंड्रोम का मतलब होता है कि बीमारियों का एक ऐसा समूह जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं। ये HIV वायरस के, और ये जिस वायरस से कॉज होता है उसको HIV कहते हैं बेटा। जिस वायरस से ये एड्स बीमारी होती है उसको हम HIV कहते हैं। HIV का पूरा नाम होता है बेटा ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये भी आपको पता होगा क्योंकि कॉमनली इस नाम को आज हमारे जुबान पर रटाया है, हम अच्छे से जानते हैं बेटा। ठीक है ना, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV जिससे ये एड्स बीमारी कॉज होती है उसको हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। ये भी एक वायरस बॉर्न डिजीज है बेटा। ठीक है ना, वायरस बॉर्न डिजीज है। थोड़ा सा एड्स के इतिहास पे अगर हम जाएं तो पहली बार इस बीमारी को बेटा अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस बीमारी का पता चला था, जिसमें बेटा डॉक्टर गोटलिप, ठीक है ना, याद रखिएगा डॉक्टर गोटलिप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हिस्ट्री को अगर हम पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। डॉक्टर गोटलिप सन 1981 में एक पेशेंट के अंदर ऐसी बीमारी का पता लगाया कि देखा कि यार ये ऐसी बीमारी है उस व्यक्ति के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, और इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। और उस व्यक्ति को जब इन्होंने देखा और समझा तो उसकी हिस्ट्री का पता लगाया तो बेटा वो गे था, अर्थात होमोसेक्सुअल था। ठीक है ना, होमोसेक्सुअल था। तो उस होमोसेक्सुअल व्यक्ति के अंदर ही वो बीमारी थी और अन्य होमोसेक्सुअल लोगों के अंदर भी यही बीमारी देखने को मिल रही थी। तो डॉक्टर गोटलिप ने इसका नाम रखा बेटा, इस बीमारी का नाम रखा ग्रिड। ठीक है ना, ग्रिड नाम रखा। ठीक है ना, ग्रिड जिसको कहते हैं गे रिलेटेड इम्यूनो डिफिशियंसी, गे रिलेटेड इम्यूनो डिफिशियंसी। फिर बाद में पता चला कि यार ये बीमारी सिर्फ गे में ही नहीं होती है, अर्थात ये होमोसेक्सुअल में भी नहीं होती है। ये अन्य कई जो होमोसेक्सुअल नहीं हैं उनमें भी ये बीमारियां देखने को मिलती हैं बेटा। ठीक, जब बाद में इस बीमारी के बारे में जब और पता चला तो फिर ये भी जानकारी हुई कि ये बीमारियां सिर्फ गे में ही नहीं अन्य लोगों में भी देखने को मिल रही थी। तो फिर बाद में बेटा ये ऐसे लोगों में देखने, जैसे एक अमेरिकन, आई थिंक अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन, हैती एक छोटा सा देश है बेटा। ठीक है ना, काले काले लोग होते हैं आपके। ठीक, तो हैती एक छोटा सा देश है और वहाँ पर ये पेशेंट जिस ऐसे पेशेंट देखने को मिल रहे थे, मतलब यही एड्स के पेशेंट देखने को मिल रहे थे जिनका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा था। और यही बीमारी हैती में देखने को मिली। यही बीमारी जो गे होते हैं, जो होमोसेक्सुअल होते हैं, उनमें भी देखने को मिली। और यही बीमारी जो इंट्रावेनसली इंजेक्शन लेते हैं, जो नारकोटिक्स, जो ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनसली ड्रग्स लेते हैं, जो नशा करते हैं, नशेड़ी जो होते हैं, उनमें भी ये बीमारी देखने को मिली। ठीक है ना, उनमें भी ये बीमारी देखने को मिली। तो अब जो है बेटा इस वजह से ग्रिड के बाद इसका दूसरा नाम रख दिया गया बेटा, 4H नाम रख दिया गया, 4H नाम बेटा। ठीक है ना, 4H नाम रख दिया गया बेटा। ठीक है, 4H का मतलब है यहाँ पर जो पहला H होमोसेक्सुअल, दूसरा जिनके अंदर जो बेटा जिनका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, अर्थात उनके ब्लड में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे ब्लड में ही होता है। ठीक है ना, एक सिंगल एच का मतलब होता है होमोसेक्सुअल और एक एच का मतलब है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, एक एच का मतलब है हीमोग्लोबिन और एक एच का मतलब है बेटा हैती। ठीक है ना, हैती जो जिस कंट्री में ये अधिक पेशेंट देखने को मिल रहे थे, हैती। और एक एच का मतलब होता है बेटा एक एच का मतलब होता है बेटा हेरोइन। ठीक है ना, हेरोइन जो ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनसली ड्रग्स लेते हैं, फिर उसका नाम रख दिया गया बेटा 4H। 4H का मतलब है, ठीक ना, 4H का मतलब होता है बेटा होमोसेक्सुअल, जिनको जो डॉक्टर गोटलिब साहब ने खोजा था। ठीक है ना,
दूसरा बेटा हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। तीसरा एच है बेटा, तीसरा एच होता है बेटा जो आपका वो हेरोइन है, और चौथा एच है बेटा हैती, ठीक है ना, हैती जो एक अमेरिकन महाद्वीप में है, आई थिंक अमेरिकन महाद्वीप में है, एक छोटा सा देश है बेटा, ठीक है। तो वहाँ पर ये पेशेंट, इस वजह से इसका 4H नाम रख दिया गया, ठीक है बेटा। फिर 1983 में पहली बार, ठीक है ना बेटा, 1983 में पहली बार इस वायरस को आइसोलेट किया लू मॉन्टेनियर ने, ठीक है ना, पहली बार इस वायरस को आइसोलेट किया लू मॉन्टेनियर ने एक पेशेंट के अंदर बेटा, ठीक है ना, एक पेशेंट के अंदर आइसोलेट किया, और इसका नाम इन्होंने बेटा LAV रख दिया, ठीक है ना, ग्रिड के बाद 4H के बाद इसका नाम इन्होंने रख दिया LAV, ठीक है ना, LAV। 1983 में लू मॉन्टेनियर ने इस वायरस को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद, ठीक है ना, आइसोलेट करने के बाद इसका नाम रख दिया बेटा क्या, LAV। और ये वायरस बेटा, ये वायरस था रेट्रोवायरस, ठीक है ना, ये कैसा वायरस था, रेट्रोवायरस था। इस वायरस को जब ये लू मॉन्टेनियर साहब ने आइसोलेट किया रेट्रोवायरस को, तो उसका नाम रखा LAV, लिम्फोएडिनोपैथी वायरस, ठीक है ना। नाम याद रखिएगा बेटा। इस वायरस को पहली बार किसने आइसोलेट किया था, खोज का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, HIV वायरस की खोज का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, यानी लिम्फोएडिनोपैथी वायरस, ठीक है ना, लिम्फोएडिनोपैथी वायरस, ठीक है ना। लू मॉन्टेनियर ने इसका नाम जो है लिम्फोएडिनोपैथी वायरस रखा। फिर 1984 में रॉबर्ट गैलो, ठीक है ना, 1984 में रॉबर्ट गैलो ने भी सेम रेट्रोवायरस को आइसोलेट किया, इसी एड्स पेशेंट से, ठीक है ना, इसी एड्स पेशेंट से रेट्रोवायरस को आइसोलेट किया, और इन्होंने देखा कि जो ये रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस जो पेशेंट है, उस पेशेंट के ब्लड में जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, उसी टी लिम्फोसाइट्स को ही ये वायरस डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। बात को समझिएगा बेटा। रॉबर्ट गैलो साहब ने जब HIV के उस एड्स के पेशेंट से, HIV नाम अभी नहीं मिला था बेटा, ठीक है ना, उस एड्स के पेशेंट से जब रेट्रोवायरस को आइसोलेट किया, और उस आइसोलेट करने के बाद उस पेशेंट के अंदर उन्होंने जब एनालिसिस किया, उसके ब्लड को एनालिसिस किया, तो देखा कि उस पेशेंट के अंदर जो टी लिम्फोसाइट सेल्स थी, ठीक है ना, याद है ना टी लिम्फोसाइट सेल्स क्या होती है बेटा, ठीक है ना, जो टी लिम्फोसाइट सेल्स थी, टी लिम्फोसाइट्स को ही वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। कौन, वो HIV वायरस, वो एड्स वायरस था जिसको इन्होंने रेट्रोवायरस को आइसोलेट किया था। तो इस वजह से रॉबर्ट गैलो ने इसका नाम रख दिया बेटा HTLV3, ठीक है ना, HTLV3, ठीक है ना। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है बेटा। LAV किसने दिया था बेटा, लू मॉन्टेनियर ने दिया था, और HTLV3 किसने दिया था बेटा, रॉबर्ट गैलो ने दिया था, ठीक है ना। ईयर याद रखिएगा बेटा, खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक ना। HTLV3 का मतलब है ह्यूमन T4 लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक ना, ह्यूमन T सेल्स, याद रखिएगा, ह्यूमन T सेल लिम्फोसाइट वायरस, ठीक है ना। नाम याद रखिएगा बेटा, ह्यूमन T सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस, माफ कीजिएगा बेटा, ह्यूमन T सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस। ट्रॉफिक का मतलब है कि उसी वायरस को वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, याद रखिएगा बेटा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ह्यूमन T सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस दिखाई दे रहा है ना बेटा, ह्यूमन T4 लिम्फोट्रॉफिक वायरस, ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा। HTLV3 नाम रखा इसको, ठीक है ना, HTLV3 नाम रखा। फिर 1986 में, क्योंकि ये पता तो चल गया था कि ये रेट्रोवायरस है, ठीक है ना, पता तो चल गया था कि रेट्रोवायरस है। अब 1986 में जो वायरस का नॉमेनक्लेचर करती है एक संस्था होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आपको पता है कि बेटा एनिमल का नॉमेनक्लेचर कौन करता है, ICZN करता है, प्लांट का नॉमेनक्लेचर कौन करता है, ICBN करता है। ठीक उसी प्रकार जो वायरस का नॉमेनक्लेचर करता है ना, वो ICVN होता है, ठीक है ना, ICVN होता है, जिसका पूरा नाम है बेटा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, ICVN, ठीक है ना, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। इसने इस वायरस को देखा, परखा, समझा और बताया कि ये वायरस जो है बेटा लेंटी वायरस जीनस का है। सुनिएगा बेटा, किस जीनस का है, जो हमारा जो ये एड्स वायरस है ना, जिसको ये लोग कोई
कोई LAB नाम दे रहा था, कोई ग्रिड नाम दे रहा था, कोई 4H नाम दे रहा था, कोई HTLV3 नाम दे रहा था, ठीक है ना। इसको ICVN ने बताया कि ये वायरस जो है, ये वायरस लेंटी वायरस जीनस का है, और ये इसकी फैमिली जो है बेटा, इसकी फैमिली जो है रेट्रोवायरिडी है, ठीक है ना। इसकी फैमिली जो है बेटा रेट्रोवायरिडी है, और जीनस जो होता है बेटा लेंटीवायरस होता है, और रेट्रीवायरिडी फैमिली का है। ये इसका क्लासिफाई किया गया, और इसका नामकरण किया गया बेटा, इसका नामकरण किया गया HIV, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, अर्थात ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को तोड़ देने वाला वायरस। इस वजह से इसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहा गया, ठीक है ना बेटा। किसने नाम दिया बेटा? ये आपका ICVN ने नाम दिया। और इस वायरस का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, ठीक है ना, इस वायरस के स्ट्रक्चर को समझिएगा बेटा। मैं ये चीजें जो यहाँ पर लिखा हूँ बेटा, होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन बेटा यहाँ पर बताते हैं उसको आप प्लीज़ नोट करते जाया कीजिएगा, ठीक है ना। इस वायरस के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं बेटा, जो यहाँ पर ये वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक। मैं ये सारी जो साइड में जो इन्फॉर्मेशन अभी बताया था बेटा, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो इस वायरस के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं बेटा, ठीक है ना। इस वायरस के ये स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये वाला हिस्सा भी मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये वायरस का स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है ना, ये वायरस। चलो इस वायरस को आप ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है ना। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ देखिएगा बेटा, ये वायरस जो होता है बेटा, ये वायरस यहाँ पर इसके, अब जैसे कोई पूछ सकता है कि इस वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ, इस वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही वीकेस्ट वायरस था, बहुत ही कमज़ोर वायरस था, और ये बेटा किसी बंदर के अंदर ड्यू टू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत ये बंदर के अंदर ये वायरस जनरेट हुआ है। और कोई एक ऐसा पेशेंट था, कोई एक ऐसा टूरिस्ट था, वो कहीं पर घूमने गया था, फोटोग्राफी करने गया था, और वायरस, उस बंदर ने इसके ऊपर अटैक किया, उसके नेल वगैरह से कहीं से उसके ब्लड के अंदर वो एक्सीडेंटली उसके अंदर आ गया था वो वायरस, और इस वजह से वो ह्यूमन कम्युनिटी में आया, और ह्यूमन कम्युनिटी में वो कंटिन्यू स्प्रेड होने लगा, ऐसा कहा जाता है बेटा। लेकिन कोई मेरे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। जैसे आप क्यूरियसली पूछ सकते हो कि सर ये वायरस ह्यूमन के अंदर कैसे आया, बंदर के अंदर कैसे बना, तो बेटा इवोल्यूशन प्रोसेस आप पढ़ चुके हो। हालांकि ये पोर्शन तो बेटा डिलीट कर दिया गया है इस बार, तो इवोल्यूशन आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर को भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक। चलो देखिए बेटा, इस वायरस को समझते हैं बेटा। इस वायरस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस वायरस के स्ट्रक्चर में जो यहाँ पर आउटर कवरिंग होती है, इस वायरस के बाहर देखेंगे, इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, ये आउटर कवरिंग इसकी बेटा यहाँ पर ये आप मेम्ब्रेन दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें 2 लेयर आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, जो होती है बेटा फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है ना, जो होती है क्या, फास्फोलिपिड की बनी होती है, और वो 2 लेयर होती है, इस वजह से इसको बाइलेयर कहते हैं, ठीक है ना, बाइलेयर कहते हैं। और इसी फास्फोलिपिड पर 2 विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और इसमें जो बाहर ये घुंडी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको आप स्पाइक कहते हो, ठीक है ना बेटा, जिसको आप स्पाइक कहते हो। ये स्पाइक जो होती है बेटा किस प्रोटीन की बनी होती है बेटा, किस प्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है ना। ये जो स्पाइक होता है, अगर आप स्पाइक को निकाल करके देखें तो आपको कुछ इस प्रकार का ये स्पाइक आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार का आपको स्पाइक दिखाई देगा, जो कि किसमें एम्बेडेड होता है बेटा, वो फास्फोलिपिड बाइलेयर में वो एम्बेडेड होता है। तो जो ये वाला हिस्सा होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन जीपी जो मैंने लिखा है यहाँ पर जीपी 120, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 प्रोटीन है बेटा, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन 120 इसका नाम दिया गया है बेटा। और इस स्पाइक को जो होल्ड करने वाला था, जो यहाँ पर जो जीपी 120 को जो होल्ड करता है, जो एम्बेडेड होता है आपके फास्फोलिपिड बाइलेयर में, इस प्रोटीन को कहते हैं बेटा GP41, ठीक है ना। इस प्रोटीन को कहते हैं GP41, ठीक है ना। GP41 ये एक एम्बेडेड प्रोटीन्स होता है, ठीक बेटा, एक मिनट बेटा, ठीक है ना, हाँ GP41 होता है, ठीक ना। ये GP41 ये बेटा क्या है, ये GP120 है, और यहाँ पर जो फास्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होता है वो GP41 होता है, ठीक है ना, GP41 जो एम्बेडेड होता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक। ये इसके बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे कोरोना में देखते हो उसमें भी स्पाइक लगा होता है बेटा, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन का ही बना होता है, ठीक। चलो अब उसके अंदर
हमारा ये देखिए, इसके अंदर आपको 2 कैप्सिड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, इसके अंदर आपको 2 कैप्सिड दिखाई दे रहा है और ये कैप्सिड के अंदर आपको इसका न्यूक्लियर मटेरियल दिखाई दे रहा है। इस यहाँ पर आपको 2 कैप्सिड दिखाई दे रहे हैं, इस कैप्सिड के अंदर 2 आपको न्यूक्लियर मटेरियल दिखाई देंगे, 2 न्यूक्लियर मटेरियल दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मटेरियल को जो कवर करता है, न्यूक्लियर मटेरियल को जो कवर करता है, इसमें 2 कैप्सिड होती हैं। एक आउटर कैप्सिड होती है जो कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की बनी होती है, उसको प्रोटीन 17 कहते हैं, ठीक है ना, उसको प्रोटीन 17 कहते हैं। और जो यहाँ पर जो इनर कैप्सिड होती है, ठीक है ना, इनर लेयर जो कैप्सिड होती है, इनर लेयर जो कैप्सिड होती है वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की बनी होती है जिसको हम P24 कहते हैं, ठीक है ना, P24 कहते हैं। यहाँ पर एक कवरिंग आप यहाँ पर देख रहे हो, एक कवरिंग इसके आप अंदर देख रहे हो, ठीक है ना, एक कवरिंग इसके अंदर देख रहे हो। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग जो कैप्सिड होती है वो P17 होती है और जो इनर लेयर जो कवरिंग है बेटा, एक मिनट बेटा, ठीक है ना, हाँ, जो इनर लेयर कवरिंग है, ये अंदर वाली कवरिंग है, आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस शेप का दिखाई दे रहा होगा बेटा, ठीक है ना, इस शेप का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ये इनर लेयर है और एक सर्कुलर दिखाई देगा। तो ये आउटर हो गई, ये इनर हो गई। तो आउटर वाली जो है बेटा P17 की बनी है, P17 प्रोटीन की बनी होती है और जो इनर वाली कैप्सिड बनी है वो P24 की बनी है, ठीक है ना बेटा, P24 की बनी है। क्लियर बेटा, ठीक। चलो अब इस कैप्सिड इस कैप्सिड के अंदर इसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इस वजह से इस कैप्सिड को बेटा हम न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं, ठीक है ना, इस कैप्सिड को हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। ये वायरस का स्ट्रक्चर होता है बेटा। अब इस कैप्सिड के अंदर हम चलते हैं, ठीक है ना, इस कैप्सिड के अंदर चलते हैं। तो इस कैप्सिड के अंदर आप देखेंगे, आपको जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, रेड कलर से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा और 2 बड़े डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके 2 होते हैं, यहाँ पर लिखा है बेटा SsRNA, ठीक है ना, SsRNA मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और ये आरएनए की संख्या कितनी होती है, 2 होती है और दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों बिल्कुल समान होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है ना, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन अपने साथ एक विशेष प्रकार का इंपॉर्टेंट एंजाइम लेकर के चलते हैं, जो यहाँ पर मैंने डॉट यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो ब्लू कलर से आपको दिखा रहे हैं, उसका नाम है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम लेकर के चलते हैं जिसका नाम है क्या है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेटा हम आपको जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है उसमें हम बता चुके हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम होता है कि डीएनए से आरएनए से डीएनए बनाना, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाना, अर्थात इसको हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर लिख लो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि ये आरएनए से डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सकता है। हम प्रोसेस का नाम पता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो एंजाइम ये साथ लेकर चलता है बेटा, ठीक है ना, वो एंजाइम ये साथ लेकर चलता है। इसके अलावा अपने साथ कुछ और एंजाइम को जो ये साथ में लेकर चलता है, यहाँ पर मैंने डॉट 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 करके दिखाया बेटा, अपने साथ कुछ और एंजाइम को साथ में लेकर के चलता है बेटा, ये प्रोटीएज एंजाइम, ये इंटीग्रेज एंजाइम और आरएनएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम आपको पता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, आरएनएज एंजाइम आपको पता है कि आरएनए का डाइजेशन कर देता है। इंटीग्रेज एंजाइम का मतलब इंटीग्रेज एंजाइम का काम होता है बेटा एक जेनेटिक मटेरियल को दूसरे जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ देना, अर्थात इंटीग्रेट कर देना, अर्थात डीएनए के साथ कोई दूसरा डीएनए अगर आए उस पर जोड़ दिया जाए, एक डीएनए को दूसरे डीएनए पर जोड़ देने का काम कौन करता है, इंटीग्रेज करता है, यानी इंटीग्रेशन करता है। ठीक, क्या जरूरत होता है इन सारे एंजाइम्स का, हम अभी इसके आगे इसके फंक्शन में हम समझेंगे बेटा, ठीक है ना, इसके फंक्शन में हम समझेंगे। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इस वायरस के पूरे स्ट्रक्चर को बना लीजिए और इसको लेबल कीजिए, ठीक है ना। फिर हम जो है इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन को हम समझेंगे कि कैसे वायरस हमें इन्फेक्ट करता है। फिर उसके बाद हम इसके ट्रांसमिशन मेथड को भी देखेंगे, ठीक है ना। मैं वीडियो को पॉज करके बेटा इसको मिटाऊंगा, तब तक आप एक काम कीजिए, आप इसको पॉज करके आप इसको ड्रॉ कर लीजिए इस डायग्राम को। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, अगर यह आपको एक बार समझ में आ गया तो पूरा का पूरा एड्स आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बेटा। और जो हिस्ट्री इसके पहले बताई है वो हिस्ट्री भी जरूर नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। लू मॉन्टेनियर और रॉबर्ट गैलो को जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। गोटलिब साहब को छोड़ दीजिएगा, ग्रिड को छोड़ दीजिएगा, 4H को छोड़ दीजिएगा, लेकिन लू मॉन्टेनियर का LAV और रॉबर्ट गैलो का STLV ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। मैं मिटाता हूं, तब तक इसको नोट कीजिए आप। हाँ बेटा,
चलो अब देखते हैं बेटा, अब इस वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, फिर उसके बाद समझते हैं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। आइए इसका ट्रांसमिशन देखते हैं बेटा। ट्रांसमिशन को एनसीईआरटी ने बेटा बहुत अच्छे से समझा रखा है बेटा, ट्रांसमिशन को, ठीक है ना। ट्रांसमिशन में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स, ठीक है ना। अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ infected persons, sexual contact with infected person, ठीक है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में अगर इन्फेक्टेड पर्सन्स इन्वॉल्व होता है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है, तो जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड कर जाता है इफ़ वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी विदाउट बैरियर मेथड। जैसे आपको हमने बताया था बेटा कि ह्यूमन है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में बताया था बेटा, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में बताया था कि जो बेटा बैरियर मेथड होता है, उसमें एक विशेष प्रकार का बैरियर मेथड होता है जो मेल और फीमेल कंडोम्स था। अगर ड्यूरिंग द क्वाइटस इस बैरियर मेथड का उपयोग नहीं किया जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर होते ही हैं बिल्कुल कि वो इन्फेक्टेड पर्सन से भी हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है ना। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, ठीक है ना। दूसरा लिखा है बेटा ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है ना। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट जैसे बेटा प्लेटलेट्स वगैरह चढ़वाते हैं डेंगू के पेशेंट को, ठीक है ना। ब्लड प्रोडक्ट ये ब्लड प्रोडक्ट हो गया बेटा, ठीक है ना। ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर आपको ब्लड डोनेट कर रहा होता है तो अगर वो इन्फेक्टेड होगा, HIV वायरस से इन्फेक्टेड होगा, तो अगर उसका आप ब्लड ले लेंगे तो ऑब्वियसली बेटा आपको इतना तो पता ही है ना कि वो उसका ब्लड आपके बॉडी के अंदर आएगा तो यू विल बी इन्फेक्टेड, ठीक, सिंपल सी बात है। या उसका हमने प्लेटलेट्स वगैरह ले लिया तो भी हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक ना, तो भी हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक। चलो ये हो गया बेटा इन्फेक्टेड। हाँ, और दूसरा चीज लिखा बेटा शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है ना। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर जैसे क्या करना है बेटा, सपोज कोई HIV पॉजिटिव कोई पर्सन है, उसको डॉक्टर क्या किया, एक इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन से उसी पेशेंट को लगाया और उसको बगैर स्टरलाइज किए उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे को भी लगा दिया, तो क्या हुआ, उसका ब्लड जो है उसके नीडल्स में तो आ गया था ना, ब्लड नीडल्स में आ गया था, तो वायरस भी वहां पर आ गया था वायरस, तो फिर क्या किया, दूसरे को लगाया तो उसके अंदर भी वायरस एंट्री कर सकता है, चांसेस है बेटा, ठीक है ना, चांसेस है, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसी जगह पर अब जो है मोस्टली क्या लगभग जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं मैं उनको देखता हूँ कि एवरी टाइम वो नया सिरिंज को आपके सामने वो बिल्कुल फाड़ते हैं और वो फिर इंजेक्शन लगाते हैं बेटा, ठीक है ना, इंजेक्शन लगाते हैं। सबसे ये अगर आपको भी अगर ऐसा कभी इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ी तो आप भी बिल्कुल स्टरलाइज, ठीक है ना, बिल्कुल स्टरलाइज इंजेक्शन का उपयोग कीजिएगा बेटा, ठीक है ना। डॉक्टर को बोल दीजिएगा कि आप बिल्कुल न्यू इंजेक्शन यूज़ करें बेटा, ठीक है ना। और हाँ, और जैसे कुछ चीज़ें और यहाँ पर लिखी हो बेटा, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र्स, ठीक है ना। कुछ जो होते हैं बेटा ड्रग्स, जो इंजेक्शन से ड्रग्स को लेते हैं। अब होता क्या है, एक तो पहले बेटा कि वो आप इतना जानो कि वो एक नशेड़ी है, उनके पास पैसों की वैसे ही कमी रहती है, किसी तरीके से वो ड्रग्स को खरीद लाए, 3-4 सीसी खरीद लाए और एक ही इंजेक्शन रखते हैं, एक ही इंजेक्शन से वो 3-4 लोग होते हैं, सब बारी बारी से उसी इंजेक्शन को लगा रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर उसी में कोई अगर इन्फेक्टेड रहा तो क्या होगा, चारों को इन्फेक्शन हो जाएगा ना, ये चांसेस मैक्सिमम होते हैं बेटा, ठीक है ना। ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अगर कोई ड्रग एब्यूजर्स है और वो लगातार इंट्रावेनस ड्रग्स को ले रहा होता है और एक ही सिरिंज को यूज़ कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना।
और हाँ, फ्रॉम सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV। देखो बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अब आगे क्या है बेटा, जो बेटा यहाँ पर इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, ठीक है ना, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, ठीक है ना। इन्फेक्टेड मदर, अगर इन्फेक्टेड माँ होता है तो उसके बच्चे में भी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके बच्चे में होने के चांसेस, क्योंकि बेटा जब आपको पता है कि जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है तो मैटरनल और फीटस के ब्लड को फ्यूज़ होने के चांसेस रहते हैं, उस मिलने के चांसेस होते हैं, तो उस वजह से उसके बच्चे में होने के चांसेस रहते हैं। अगर पहले पता चल जाए कि माँ इन्फेक्टेड है तो बेटे को बचाया जा सकता है, ठीक है ना, डॉक्टर उसको बचा सकते हैं, ठीक ना। कैसे बचाते हैं बेटा वो तो डॉक्टर ही जाने, लेकिन ये डॉक्टर बचा सकते हैं बेटा कि प्लेसेंटा को कट करने के दौरान सावधानी बरती जाए, प्लेसेंटा को दो हिस्सों में, पहले एक हिस्से को काटा जाए फिर दूसरे हिस्से को काटा जाए, तो बचने के चांसेस हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। बाकी बेटा तो ये इन्फॉर्मेशन अगर ईश्वर ने चाहा आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या प्रैक्टिकली करने को मिलेगा सारी चीज़ें, ठीक ना। चलो हाँ, इतनी सारी चीज़ें बाकी बेटा आपको बताया हमने कि सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो इंट्रावेनसली ड्रग्स लेते हैं, इनसे ये बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं बेटा, ठीक है ना, फैलने के चांसेस होते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आजकल बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि बेटा जैसे आप किसी हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, किसी नाई के यहाँ बाल कटवाने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि वो क्या करता है, वो एक ही ब्लेड से किसी को शेव किया है, शेव करने वाले को कट गया है, वो क्या करता है, पानी से ऐसे 3-4 स्प्रे मार देगा, पानी से स्प्रे मार देता है, तो अरे यार उससे पानी से थोड़ी ना वायरस मरने वाला है, पानी से वायरस भाग जाएगा क्या डर के, ठीक। तो फिर उसी ब्लेड से आपको भी शेविंग कर देते हैं, आपका भी बाल काट देते हैं, तो क्या होता है उसमें भी चांसेस हो सकते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा चांसेस। इसलिए एवरी टाइम क्या पूरा का पूरा जो उसका रेजर होता है ना, रेजर को स्टरलाइज करवाओ, पूरा उसको सैनिटाइज करवाओ, न्यू ब्लेड लगवाओ, तब जा करके आप बाल कटवाइए। 2 रुपये ज़्यादा दे दो यार, 5 रुपये ज़्यादा दे दो, लेकिन रिस्क नहीं लेना, मौत को इग्नोर मत करना, क्योंकि इस वायरस के अगेंस्ट अभी तक ना कोई वैक्सीन ना कोई ऐसी औषधि बनी है कि इसको ठीक किया जा सके, ठीक है ना। इस चीज़ को बेटा ये सीरियसली लेना, ठीक है ना। ये और जैसे सर्जिकल टूल्स होते हैं, कुछ सर्जिकल टूल्स होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन्स को सर्जरी किया और सर्जरी करने के बाद उसको सैनिटाइज करने के बाद उसी टूल से किसी दूसरे को जाकर के सर्जरी कर दिया, तो उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है बेटा, ठीक है ना। हाँ, आगे एक सवाल पूछा, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फाइंड आउट एंड मेक लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। आपको पता है बेटा कि जैसे मैंने कहा कि बेटा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कुछ लोगों को लगातार ब्लड की नीड होती है। जैसे मैं बताऊं आपको बेटा, जैसे थैलासेमिया मैंने आपको पढ़ाया था, क्वांटिटेटिव डिजीज, ठीक है ना, और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिजीज था बेटा। इसमें क्या होता है बेटा कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन आपकी बेटा एबनॉर्मल हो जाती है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है ना। 6वें पोजीशन पर बेटा वो वैलिन जो बताया था ना कि वैलिन रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक ना। और जो थैलासेमिया बताया था कि बेटा उसमें भी जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी थी, ठीक ना, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी थी वो कम बन रही थी। तो ऐसे लोगों को कंटिन्यू एवरी 2 मंथ 3 मंथ 5 मंथ ऐसे लोगों को ब्लड की लगातार नीड पड़ती रहती है। तो ये क्या होता है, हर 6 महीने पर, हर 3 महीने पर, हर 2 महीने पर अगर इनको ब्लड की ज़रूरत है, तो गलती से अगर कोई HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड अगर इसके अंदर आ जाएगा, तो वो जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसको सिर्फ एक मेटाबॉलिक एरर था उसके अंदर, उसकी वजह से वो एक और बीमारी को उसको गिफ्ट में मिल जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। पहले अगर आप कहीं ब्लड डोनेट करने जाओगे तो सबसे पहले आपकी HIV का टेस्ट किया जाता है, ठीक। HIV का टेस्ट करने के बाद ही आपके ब्लड को बाहर आप ब्लड को डोनेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना, ब्लड को डोनेट कर सकते हैं, ठीक। चलो ये चीज़ हमने देख लिया बेटा कि कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक ना, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर लिखा है बेटा कि और ये जो होता है बेटा बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है, ठीक है ना, बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है, बॉडी फ्लूइड। जैसे अगर मैं कहूँ कि वेजाइनल फ्लूइड, ठीक है ना, वेजाइनल फ्लूइड, सीमेन, ठीक है ना, सीमेन अगर हायर कंडीशन में हो जाए, ठीक है ना, अगर पीक पर पहुंच जाता है तो सलाइवा से भी फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, सलाइवा से भी फैलने के चांसेस होते हैं। तो ये आपका बॉडी फ्लूइड से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। वेजाइनल फ्लूइड हुआ, सीमेन हुआ, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, ये HIV वायरस कभी फिजिकल
कांटेक्ट से नहीं फैलता है, ठीक है। अगर आप जैसे मियर टच किसी से हैंड शेक करते हैं, ठीक है ना, हैंड शेक करते हैं, किसी के साथ अगर बैठते हैं, ये जैसे कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस अगर हमारे सामने खड़े होकर के बात करो, अगर कोई मैं इन्फेक्टेड हूँ तो आपको भी इन्फेक्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वायरस, ये वाला जो HIV वायरस जो है, रेट्रोवायरिडी फैमिली का जो वायरस है, लेंटिवायरस जिसका जीनस है, इससे फिजिकल टच से ये फैलने वाला नहीं है बेटा, फिजिकल टच से फैलने वाला नहीं है। हाँ, साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, एक बहुत बड़ी बात लिखा हुआ है, ठीक है ना। इट इज़ हैंस इम्परेटिव फॉर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग, यानी वो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल वेलबींग, वो साइकोलॉजिकली ठीक होते हैं बेटा, वेलबींग होते हैं। द HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन्स आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी, उनको फैमिली और सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब तक ऐसी कंडीशन नहीं आएगी तब तक वो फैलेगा नहीं, ठीक है ना। सेम टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, सेम बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, सेम जो है कंघा यूज़ कर रहे हैं, सेम तेल, सेम चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे ये फैलने वाला नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति को कभी भी फैमिली से या सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना चाहिए, उसको करेज करना चाहिए, उसको थोड़ा सा साहस देना चाहिए कि वो भी बेहतर लाइफ को, जितनी भी उसकी लाइफ बची होती है, कि वो बेहतर जी सके। और आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कि कोई भी अगर HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है, अगर आप उसको आइसोलेट करोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा इरिटेशन होगा, या तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स करेगा, या फिर कभी इतना वो उसको मेंटली डिप्रेस हो जाएगा कि यार ये मेरे को हुआ है इसको भी हो जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा, मेरे को हुआ है इसको भी हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है बेटा कि हमारे समाज से HIV वायरस के जितने भी पेशेंट हैं, ठीक है ना, जितने भी पेशेंट हैं उनको फैमिली से और सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना चाहिए, ठीक ना। उसका रीज़न भी है बेटा, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी तब तक नहीं ये ट्रांसमिट होने वाला है, ठीक। चलो, हाँ, इसका इंक्यूबेशन पीरियड लिखा है बेटा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड लिखा हुआ है बेटा कि ये बहुत वेरी करता है, कुछ महीनों से लेकर के कुछ ईयर तक हो सकता है। यहाँ पर लिखा है बेटा कि जनरली अगर देखा जाए तो फ्यू मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड, अगर देखें इंक्यूबेशन पीरियड की मतलब अगर आज इन्फेक्शन हुआ है, किसी को आज इन्फेक्शन हुआ, अगर वो वायरस आज अंदर आया तो इस वायरस से जो पहली बार सिम्टम आएगा, जैसे हाई फीवर, जैसे माइल्ड फीवर होता है, माइल्ड फीवर होने के बाद थकावट होती है, सर्दी खांसी, छोटी छोटी बीमारियां घेरने लगती हैं, पहली बार जो सिम्टम आता है उसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा फ्यू मंथ से लेकर के, ठीक है ना, फ्यू मंथ से लेकर के कई साल तक हो सकता है, ठीक ना, फ्यू मंथ से लेकर के 5 to 10 ईयर्स तक हो सकता है, ठीक ना। कुछ महीनों से लेकर के ये 5 से 10 साल तक में इसका पहली बार इन्फेक्शन का सिम्टम इसमें दिखता है बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और बेटा और जो बेटा अब देखते हैं कि ये वायरस का जो इन्फेक्शन होता है ना, वायरस का जो इन्फेक्शन होता है हमारे पेरिफेरल ब्लड में, याद रखिएगा, इस वायरस का इन्फेक्शन जो होता है ना हमारे पेरिफेरल ब्लड में होता है, यानी इंटरनल ब्लड में नहीं होता, ब्लड तो अंदर ही होता है, लेकिन जो परिधीय रक्त होता है जिसको कह सकते हैं कि पेरिफेरल, ठीक है ना, किनारे वाले हिस्से में ही इन्फेक्शन इसका होता है। यानी कहने का मतलब है कि HIV इन्फेक्शन अकर्स इन पेरिफेरल ब्लड, लिख लीजिएगा बेटा ये पॉइंट, HIV इन्फेक्शन अकर्स इन पेरिफेरल ब्लड, ठीक है। अब अगर एक बार ये हमारी बॉडी के अंदर आ गया, इस घटना में से कोई एक घटना हमारे साथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली इस घटना में से कोई एक घटना हमारे साथ हो गई, तो ये हमारी बॉडी में कैसे ये हमको इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना, कैसे ये इन्फेक्ट करता है। चलो अब इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन को देखते हैं बेटा, ठीक है ना, मोड ऑफ इन्फेक्शन को देखते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन को समझने से पहले बेटा आपको HIV वायरस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है ना, HIV वायरस का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो अभी इसके पहले आपको बताया था उस स्ट्रक्चर को आपने नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा, उससे आगे अब हम समझेंगे बेटा इसको, ठीक है ना। चलो उस HIV वायरस के स्ट्रक्चर को देखो आप लोग, ठीक, चलो देखो बेटा, पहली बार क्या देखेंगे हम, मोड ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे, ठीक है, ठीक, चलो, हाँ चलो, मोड ऑफ इन्फेक्शन देखो, ये क्या है, ये उसका वायरस है, ठीक है ना। इस वायरस पे क्या है बेटा, ये इसकी क्या है,
ये इसकी जो 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 प्रोटीन होती है बेटा, प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन का नाम हमने आपको बेटा बता रखा है कि जो GP120 होती है, जो फास्फोलिपिड बाइलेयर में होती है, और GP41 होती है यानी ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ये वाला बेटा GP120 होता है, और ये वाला जो होता है ये GP41 होता है, ठीक है ना, GP41 होता है, ठीक। ये पहली बार अगर हमारे ब्लड में आता है तो हमारी जो मैक्रोफाज सेल्स होती है, ठीक है ना, समझिएगा बेटा, हमारी जो मैक्रोफाज सेल्स होती है, मैक्रोफाज सेल्स पर अटैक करता है। मैक्रोफाज क्या है बेटा? मैक्रोफाज आपको पता है कि बेटा एक फैगोसाइटोटिक सेल्स होती है, फैगोसाइटोसिस सेल्स होती है, जो बेटा मोनोसाइट का ही इनलार्ज फार्म होती है, और ये टिश्यूज में पाई जाती है, ठीक ना, मोनोसाइट का इनलार्ज फार्म होती है, टिश्यूज में पाई जाती हैं। तो पहली बार ये किसको इन्फेक्ट करता है बेटा? मैक्रोफाज को इन्फेक्ट करता है, ठीक ना। कैसे? देखो बेटा, मैक्रोफाज में एक विशेष प्रकार का रिसेप्टर पाया जाता है जिसको हम बेटा टी सेल ही होती है ना, ठीक है ना, मैक्रोफाज टी सेल नहीं होता है, टी सेल अभी आगे उसका काम बताएंगे बेटा। मैक्रोफाज सेल्स होती है, इसमें एक विशेष प्रकार का रिसेप्टर पाया जाता है जिसको बेटा हम कहते हैं बेटा जिसको कहते हैं बेटा CD4 रिसेप्टर, ठीक है ना, CD4 रिसेप्टर कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैक्रोफाज है, इसमें ये एक प्रोटीन का बना एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसको हम CD4 रिसेप्टर कहते हैं। और CD4 रिसेप्टर, ठीक है ना, CD4 रिसेप्टर्स जो होता है बेटा, CD4 रिसेप्टर से ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 इसी से आकर के यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा, इसी से आकर के यहाँ पर जो ये वायरस है, यही ग्लाइकोप्रोटीन 120 यहाँ पर ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, ये GP से ये फ्यूज हो गया। ये फ्यूज जैसे होगा, इनके बीच में CD4 रिसेप्टर से और इस ग्लाइकोप्रोटीन से जैसे रिएक्ट करेगा, फिर GP41 से रिएक्ट करेगा, GP41 से रिएक्ट करते ही ये जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है, फास्फोलिपिड बाइलेयर डिग्रेड हो जाएगी, फास्फोलिपिड बाइलेयर डिग्रेड हो जाएगी, और ये जो यहाँ पर न्यूक्लियोकैप्सिड था, याद करो बेटा, न्यूक्लियोकैप्सिड 2 लेयर थी, इनर और आउटर लेयर, इनर और आउटर लेयर, यहाँ पर तुरंत ये इनर और आउटर लेयर, ये इनर और आउटर लेयर, ये दोनों यहाँ पर ये आ गए, ठीक है ना, इनर और आउटर लेयर यहाँ पर ये दोनों आ गए। यानी कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोकैप्सिड वाला हिस्सा ये टूटा, यहाँ से ये टूटा, और ये दोनों यहाँ अंदर, ठीक है ना, ये दोनों कहाँ? यहाँ अंदर, किसके अंदर? मैक्रोफाज सेल्स के अंदर। ये कौन सी सेल है बेटा? ये सेल है मैक्रोफाज, ठीक है ना, ये सेल है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज सेल के अंदर ये प्रवेश कर गया बेटा, ठीक है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है ना बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। थोड़ा सा बेटा कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बेयर कर लिया करो, ठीक है। हम लोग एडवर्स कंडीशन में पढ़ रहे हैं, कोविड है, नहीं तो क्लास में पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, वहाँ की बात ही और होती है फिजिकल क्लास की। ऑनलाइन मजबूरी में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ बियर विथ मी। हाँ, चलो यहाँ पर बेटा ये क्या किया, ये यहाँ से इसका न्यूक्लियोकैप्सिड वाला हिस्सा किसके अंदर चलाया? इस मैक्रोफाज सेल के अंदर चलाया। और मैक्रोफाज में पता होता है बेटा कि मैक्रोफाज में इनका ये DNA होता है, ये इसका ये यहाँ पर ये DNA ये प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये DNA यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक। अब चलो देखो इसका DNA क्या होता है, फिर क्या करता है बेटा, ठीक है ना, 1 मिनट, हाँ, चेक करते रहते हैं कि बेटा कहीं बंद तो नहीं हो गया रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर जब ये इसके यहाँ पर ये इसका DNA होता है बेटा, किसका? ये मैक्रोफाज का DNA है। और जैसे ही यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स होती हैं, यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स होती हैं, इस प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है ना, इस प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। कौन बेटा? यहाँ पर जो इसकी इनर लेयर थी और आउटर लेयर थी, इन दोनों प्रोटीन्स का यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है ना, इन दोनों प्रोटीन्स का यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक, ये हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस हुआ तो यहाँ पर क्या निकल आया? ये निकल आया, ठीक है ना। कौन निकल आया? ये दोनों, ये, ठीक है ना। कौन? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसका, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसका, और यहाँ पर ये क्या है? ये सब उसके एंजाइम्स है, जो इस RNA से जुड़ा हुआ एंजाइम है, जिसका नाम है बेटा क्या? जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और यहाँ पर जो एंजाइम्स है, इंटीग्रेज, प्रोटीएज और RNAs, याद रखिएगा, सबका काम आने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना, सबका काम आने वाला है। अब क्या हुआ? अब देखो, अब होगा क्या? अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, ठीक है ना, इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म मिल गया, और यहाँ पर भरपूर जो है एक सूटेबल कंडीशन मिल गया। सूटेबल कंडीशन मिलते ही यहाँ पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है अपना तुरंत रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मैंने अभी बताया भी था आपको कि RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है। नोट कर लीजिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या?
आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा, कौन सी प्रोसेस करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया और यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनकर के तैयार, क्या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनकर के तैयार, ठीक है ना। कौन बनाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने बनाया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनकर के तैयार। अब आपको पता है कि इस सेल के अंदर डीएनए पॉलीमरेज तो रहता ही है, ठीक है ना, इस सेल के अंदर डीएनए पॉलीमरेज रहता ही है। ये प्रोसेस कहाँ चल रही होती है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर चल रही है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर चल रही है, समझिएगा, ठीक है ना। ठीक, गलत बता रहे हैं क्या बेटा, एक मिनट बेटा, न्यूक्लियस के अंदर चलती है कि साइटोप्लाज्म के अंदर, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये आप हमें बताइएगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डीएनए से डीएनए बनना कहाँ पर चलता है, न्यूक्लियस के अंदर चलता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर चलता है यार, ठीक है, सेल साइकिल में बता चुके हैं, ठीक, सेल साइकिल जो था हम उसमें बता चुके हैं, ठीक ना। ये डीएनए से आरएनए से डीएनए बन गया, आरएनए से डीएनए बना। अब सेल के पास पता ही है आपको, सेल के पास अपना खुद का डीएनए पॉलीमरेज होता ही है, तो उसके डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके इसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। तो अब क्या हुआ, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो था अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। किसका है, इसी वायरस का ही है, इसी वायरस का ही है। कहने का मतलब यह है कि इसका वायरस यहाँ पर आया, न्यूक्लियोकैप्सिड आया, इस कैप्सिड का हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस होने के बाद इस आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने के बाद उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर फिर डीएनए पॉलीमरेज काम किया। डीएनए पॉलीमरेज इस सेल का था और उसको काम करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर क्या बन गया, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन करके तैयार, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंडेड। और यहाँ पर ये वाला भी सेम टू सेम यही करेगा, क्योंकि दो आरएनए हैं, ये वाला भी वही काम करेगा, यहाँ पर दो डीएनए बन करके तैयार। अब जब दोनों डीएनए बन करके तैयार, ठीक है ना, जैसे ही डीएनए बना और डीएनए बनते ही क्या करेगा, ठीक है ना बेटा, डीएनए बनते ही यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं इस चीज़ को बेटा अगर रेड से बना दूँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझने में आसानी होगी। ये देखो, ये किसका डीएनए है, वायरल डीएनए है, ठीक है ना, वायरल डीएनए। अब वायरल डीएनए तुरंत आएगा, ठीक है ना। वायरल डीएनए किस एंजाइम की सहायता से, इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से। क्या काम करता है वो, एक इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से, ठीक है ना, ठीक, इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से वो आपका ये वायरल डीएनए आपके इस मैक्रोफाज के डीएनए से जुड़ जाएगा, क्योंकि दो जेनेटिक मटेरियल को जोड़ने का काम करता है कौन, ये इंटीग्रेज एंजाइम। यहाँ पर इसका डीएनए इसके डीएनए के साथ ही आकर के ये देखो, ये यहाँ पर आकर के ये जुड़ गया, ठीक है ना, इसका डीएनए यहाँ पर ये आकर के ये जुड़ गया, ठीक है ना, ये आकर ये जुड़ गया, ठीक है, ठीक, इंटीग्रेशन हो गया। अब जैसे इंटीग्रेशन हुआ, अब माइक्रोफाज सेल, ठीक है ना, मैक्रोफाज सेल, अब मैक्रोफाज नहीं रह गई, वो रह गई प्रोवायरस बन गया, ठीक है ना। अब ये जो वायरस था, अब ये वायरस नहीं रह गया, अब ये प्रोवायरस बन गई, ये पूरी की पूरी सेल जो है ना, ये प्रोवायरस बन गई, ठीक ना, प्रोवायरस बन गया। अब क्या है, यहाँ पर ये जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या हुआ, इसका ये एक आरएनए यहाँ पर बचा हुआ था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बचा हुआ था, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बचा हुआ था। तुरंत यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनएज एंजाइम था, आरएनएज एंजाइम, क्योंकि 3 एंजाइम था ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, आरएनएज, इंटीग्रेज, सबके सब प्रोटीन के बने हैं बेटा। आरएनएज एंजाइम तुरंत इस आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीएज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है ना। और जो प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम इस इंटीग्रेज को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है ना, इस इंटीग्रेज को डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि यार एंजाइम ये तो है प्रोटीन के बने हैं, और इंटीग्रेज को डाइजेस्ट कर दिया। सब कुछ खत्म, घुसा, सबूत भी मिटा दिया, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा है, अब सिर्फ डीएनए बचा है बस। किसका है, उसी वायरस का ही डीएनए है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से वो डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है, सब कुछ बचा है। अब कोई आएगा, उसको लगेगा, सेल को लगेगा कि यार हमारे अंदर कोई घुसा है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन का काम जैसा कर रहा है, जल्दी से आते हैं, टार्च वार्च लेके ढूंढते हैं, सबूत ही गायब हो चुका है। कहता कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड, सब कुछ ठीक ठाक दियो ना। अरे दिखेगा कहाँ से, आरएनए उसका वायरस का आरएनए तो डाइजेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाइजेस्ट, और ये इंटीग्रेज डाइजेस्ट, कुछ नहीं बचा। और ये डीएनए जो बना था किसके साथ जुड़ गया,
किसके साथ जुड़ गया? मैक्रोफाज के डीएनए के साथ जाकर के जुड़ गया। ठीक है बेटा, एक मिनट बेटा, सॉरी बेटा, पढ़ाते वक्त पता नहीं क्यों अचानक बहुत जोर जोर से खांसी आने लगती है। ठीक, चलो, हालांकि खांसी का सिरप मैंने ले रखा है, ठीक ना, चलो ठीक है। चलो देखो, खांसी आना इस समय तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यार। किसी को खांस दो, अगर छींक दो, सबकी नज़रों से देखने लगते हैं। भाई कोविड का पेशेंट तो नहीं है, ये हाल है बेटा, ठीक है। ये इस वजह से ऐसा कुछ है नहीं, डोंट वरी, रिलैक्स। ये पॉल्यूशन, ये अचानक सडन मौसम चेंज हुआ ना, ठंडी आई, इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलो हाँ, क्या हुआ, ये इसके साथ जुड़ गया, सारा का सारा सबूत गायब। और ये आपको पता है कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है, डीएनए ही बॉस होता है, ठीक है ना, डीएनए ही बॉस होता है। और वो बॉस के साथ बैठ गया, अब बॉस को ही कैप्चर कर लेता है, जाकर के उसके साथ जुड़ गया, कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर कर लिया, अब देखो यहाँ पर असली मजा अब यहीं पर शुरू होता है। क्या करेगा, अब जब ये डीएनए जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो अपने आरएनए को तो रेप्लिकेट, अपने लिए आरएनए को तो रेप्लिकेट करेगा। अब जो होता है, ये जो इसका जो यहाँ पर डीएनए है, किसका डीएनए, वायरस वाला डीएनए है, वायरस वाला भी डीएनए यहाँ पर क्या करेगा बेटा, क्या करेगा बेटा, वो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो यहाँ पर आरएनए तो बनेगा ही, ठीक है ना, यहाँ पर आरएनए तो बनेगा ही, ठीक, समझिएगा, यहाँ पर इसका आरएनए तो बना ही, ठीक। ये एक वायरस वाले का भी आरएनए बनेगा और एक इस मैक्रोफाज सेल का भी आरएनए बनेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। और आपको पता है ना, बॉस को ही पकड़ लिया है, बॉस को पकड़ लेगा। अब राइबोसोम को आदेश दे देगा कि चलो तुम्हारा बॉस मेरे कब्जे में है, मैं डीएनए हूँ, तुम्हारे बॉस के डीएनए के साथ जुड़ चुका हूँ और वो मेरे कब्जे में आ गया। जैसी प्रोटीन कहूँगा वैसी प्रोटीन अब तुम बनाओगे। राइबोसोम जितने भी एंजाइमेटिक सिस्टम होते हैं सबको ये कब्जे में ले लेता है अपने, ठीक है ना, ऐसे ही होता है यार, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या किया, ये अब इसके साथ यहाँ पर ये अपने आप को ट्रांसक्राइब करेगा, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना। अब प्रोटीन बनेगा, और जब प्रोटीन बनेगा यहाँ पर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर चलो प्रोटीन किसकी भी बन रही है, यहाँ पर उसकी मैक्रोफाज सेल की भी प्रोटीन बन रही है और वायरस वाले सेल की भी प्रोटीन बन रही है, मैक्रोफाज वाले सेल की भी प्रोटीन बन रही है और वायरस वाले सेल की भी प्रोटीन बन रही है, ठीक ना। अब क्या होगा, अब ये वायरस, ठीक है ना, अब ये वायरस, ठीक है, अब ये वायरस जो है, वायरस के सेल की भी प्रोटीन, वायरस के सेल की भी प्रोटीन जो बनी, अब ये प्रोटीन यहाँ पर आ गई बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर आ गई। चलो इस सेल, मैक्रोफाज अभी अधूरे हैं, कंप्लीट कर देते हैं। लो कंप्लीट हो गया ना, दिख रहा है कि नहीं? हाँ बेटा दिख रहा है, थोड़ा कॉर्नर पे नहीं दिख रहा है, उधर भी अब लिखेंगे भी नहीं, उसके आगे बोर्ड भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलो अब क्या है, चलो ये पूरे के पूरे मैक्रोफाज को कंप्लीट कर दिया। अब क्या हुआ, ठीक है ना, अब क्या हुआ, चलो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये जो प्रोटीन बनी है, यहाँ पर ये जो प्रोटीन बनी है, अब ये प्रोटीन असेंबल करेगी अपने आप को, असेंबल करके वही सारे स्ट्रक्चर बनाएगी ना। कौन, GP120 बनाया, GP41 बनाया, ठीक है ना। और उसके बाद इसके पहले जो हमने आपको इनर कैप्सिड वाली जो प्रोटीन्स बताया था बेटा, ठीक है ना, इनर कैप्सिड वाली प्रोटीन को याद रखो बेटा, वो था बेटा P17 था आउटर कैप्सिड का, इनर कैप्सिड का P24 था, वो बनाया। सारी की सारी प्रोटीन्स बन रही हैं, किसकी, वायरस की प्रोटीन बन रही है। अब वायरस की प्रोटीन यहाँ पर बनी, वायरस की प्रोटीन बनी, और ये आरएनए भी है, और आरएनए यहाँ पर ये आरएनए भी बना, और उसके साथ उसका एंजाइम वाला भी प्रोटीन बनेगा। कौन कौन से, सारे सब कुछ बनेंगे, सब बोले तो सब, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनएज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज, सबके सब बन रहे हैं, ठीक है ना। सबके सब क्या है, प्रोटीन ही तो है ना, ठीक है, प्रोटीन ही तो है, सबके सब बन रहे हैं, सबके सब बनेंगे। और इसके चारों तरफ, ठीक है ना, इसके चारों तरफ जो प्रोटीन्स बन चुकी हैं, वो प्रोटीन्स बन चुकी हैं। यहाँ पर ये ठीक है ना, ये एक वायरस बन करके यहाँ पर तैयार, ये वायरस बन करके यहाँ पर तैयार, ठीक ना, ये वायरस बन करके तैयार, ठीक है ना, ये वायरस बनकर तैयार, ठीक है। अभी ये वायरस अब यहाँ रुको बेटा, ये फास्फोलिपिड नहीं लेता है, माफ कीजिएगा, ये फास्फोलिपिड मत बनाना अभी, ठीक है ना, फास्फोलिपिड मत बनाना, ठीक, फास्फोलिपिड मत बनाना, ठीक है ना, फास्फोलिपिड नहीं। अब यहाँ पर प्रोटीन बनकर तैयार। अब क्या करेगा, अब जो
इस मैक्रोफाज की सेल की जो ये मेम्ब्रेन है, मैक्रोफाज की सेल की ये मेम्ब्रेन है, अब जाएगा, अब क्योंकि ये इनर और आउटर कैप्सिड की प्रोटीन तो असेंबल हो गई है, इसके अंदर सब कुछ आ गया है, अब जाएगा मैक्रोफाज की सेल्स के साथ ऐसे, मैक्रोफाज की सेल्स के साथ ऐसे एक पिंच के समान ऐसे फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, पिंच के समान ऐसे फ्यूज होगा, उसी की सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर की ही है, मैक्रोफाज की सेल मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड बाइलेयर की है, आपको पता है सिंगर और निकोलसन का मॉडल, ठीक है ना, फास्फोलिपिड बाइलेयर है। अब यहाँ पर उसके साथ ऐसे आगे बढ़ेगा, उसके साथ फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद ऐसे व्हील के समान ऐसे निकलेगा और निकल करके फास्फोलिपिड बाइलेयर ये पिंच के समान निकलेगा और ये फास्फोलिपिड बाइलेयर हो जाएगी और इसका न्यूक्लियो एप्सिड यहाँ पर अंदर रहेगा और उसके साथ यहाँ पर उसके पूरी की पूरी मशीनरी आ जाएगी, कौन, यही ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, सारे के सारे एंजाइम्स। तो अब ये वायरस यहाँ पर निकल कर बाहर, इस तरीके से एक वायरस, फिर 2 वायरस, 3 वायरस, 4 वायरस ऐसे निकल करके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे निकल करके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। अब बड़ी समस्या, वायरस, ये सेल मैक्रोफाज सेल के सारे ऑर्गेनल से परेशान हैं, उनकी खोपड़ी खराब होती जा रही है, यार हमारे सेल में हो क्या रहा है यहाँ पर, ये हमारा फास्फोलिपिड बन कर निकल रहा है कुछ, ये कैसे हो रहा है, हमारी सेल डैमेज हो रही है, कोई दिक्कत है कोई। तो राइबोसोम से पूछा जाता है, यार कैसी प्रोटीन तुम बना रहे हो, टीआरएनए से पूछा जाता है, यार कैसी प्रोटीन तुम बना रहे हो, अपने सेल की ऐसी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। राइबोसोम कहता है मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, जैसा बॉस ने आदेश दिया है वैसा ही तो बना रहे हैं। बॉस कौन है, डीएनए है। अब बॉस को तो पता नहीं, बॉस तो बंदूक के नीचे रख लिया गया है, पता जो बॉस होता है, बॉस गन पॉइंट पे रख लिया गया है, बंदूक के नीचे, जैसा आदेश दूंगा वैसी प्रोटीन बनाओ। अब प्रोटीन किसकी बन रही है, खतरनाक एचआईवी वायरस की प्रोटीन बन रही है, ठीक है ना, खतरनाक एचआईवी वायरस की प्रोटीन बन रही होती है। अब ये यहाँ पर लगातार ये वायरस बन करके निकल रहे हैं, तो ये मैक्रोफाज सेल किसमें कन्वर्ट हो गई है, एचआईवी की फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गई है। याद रखिएगा, एचआईवी वायरस की फैक्ट्री कौन होती है, मैक्रोफाज सेल एचआईवी की फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गई। अब ये एचआईवी की फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गई और ये सेल इतनी जल्दी मरती भी नहीं है, और जब तक ये मरेगी तब तक सैकड़ों वायरस को निकाल देता है, धीरे धीरे मरता है बेटा, तुरंत नहीं मार देता है मैक्रोफाज को, धीरे धीरे अपना काम करता रहेगा, चुपके अपनी संख्या को बढ़ाता रहेगा और वो सेल जिंदा रहेगी, किसी तरीके से जीवित रहेगी, मरेगी नहीं। जब इसका मरने का नंबर आएगा, समझिएगा बात को, जब इस सेल का, मैक्रोफाज सेल का मरने का नंबर आएगा, तो आपको पता है, पहले पढ़ा चुके हैं इन्नेट इम्यूनिटी में, और जब कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल मरने को होती है तो एक साइटोकाइन सॉरी बेटा, ठीक है ना, साइटोकाइन केमिकल को रिलीज करती है। क्या, साइटोकाइन केमिकल को रिलीज करती है जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। पता है ना, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जब मरने वाली होती है तो मरने से पहले कुछ अच्छा काम करके जाती है, तो अच्छा काम क्या करती है, साइटोकाइन केमिकल्स को सिक्रीट करती है जिसका नाम होता है बेटा इंटरफेरॉन नामक केमिकल्स को, जो प्रोटीन का बना होता है। अब इंटरफेरॉन सिक्रीट कर दिया चारों तरफ बेटा, अपने चारों तरफ इंटरफेरॉन सिक्रीट कर दिया, ठीक है ना, इंटरफेरॉन सिक्रीट कर दिया। अब जो इंटरफेरॉन यहाँ पर सिक्रीट हो चुके बाहर, अब इंटरफेरॉन का काम क्या होता है बेटा, जो आसपास की सेल्स होती हैं, आसपास की सेल्स पर ये इंटरफेरॉन जाता है, वहाँ पर उस पर बाइंड हो जाता है और इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारे पास कोई एक ऐसी सेल्स है जो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है और वायरस का हमला हुआ है, और जो उस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उस रिसेप्टर्स को बंद कर लेती हैं, और जब रिसेप्टर्स को बंद कर लेंगी तो जो वायरस यहाँ से बन करके निकला है, वो वायरस किसी भी सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। वही हाल इसके भी साथ होता है। जब ये साइटोकाइन रिलीज करेगी, जैसे ही साइटोकाइन रिलीज करेगी, अब आसपास चारों तरफ इंटरफेरॉन रिलीज हुआ, फटाफट जल्दी से क्या होगा, जल्दी से सारी सेल्स अपने रिसेप्टर्स को अंदर खींच लिया, इन्फेक्शन नहीं हुआ। पता चल जाता है किसको, चाचा जी को,
किसको? टी हेल्पर को, ठीक है ना, टी हेल्पर को पता चल जाता है, ठीक है ना बेटा, ठीक। टी हेल्पर को पता चल जाता है और टी हेल्पर उनको पता चलता है कि हमारे यहाँ हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो है टिश्यूज के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, साइटोकाइन रिलीज हुआ है, सारी सेल्स ने अपने रिसेप्टर रूपी दरवाजे को बंद कर लिया है और किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। चाचा जी जल्दी से भागते भागते आते हैं, देखते हैं कि कौन आया है, और मैंने चाचा जी का काम बताया था। वो चाचा जी कौन थे? वो चाचा जी थे आपके टी हेल्पर, जिसको T4 लिम्फोसाइट भी कहते हैं, ठीक है ना, T4 लिम्फोसाइट भी कहते हैं, ठीक है ना, T4 लिम्फोसाइट, टी हेल्पर। वो चाचा जी आते हैं, देखते हैं, कहते हैं मेरा काम है, मैं पहचानूंगा कैसा पैथोजन है, कैसा एंटीजन है, मैं पहचानूंगा अपने बेटों को, जो टी किलर थे, साइटोटॉक्सिक टी सेल थे, और जो नेचुरल किलर थे, उन सबको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो वायरस आया है उसको तोड़ देंगे, उसको फोड़ देंगे अच्छे से, ठीक है ना, तोड़ देंगे। और तब तक हम चले जाएंगे किसके पास? चाची जी। चाची जी कौन थी? बी सेल थी, ठीक है ना, बी सेल थी। और उस बी सेल को जल्दी से बताएंगे कि देखो ऐसा एंटीजन आया है, उसका ये साइज है, उसका ये प्रकार है, और उसको एंटीबॉडी बनाओ, मार देंगे। और जैसे ही चाचा जी दौड़ते हुए आते हैं, चाचा जी को वायरस के पास जैसे आते हैं, और चाचा जी के पास एक कमजोरी है, जो CD4 रिसेप्टर थे, जो CD4 रिसेप्टर होता है बेटा, वो CD4 रिसेप्टर अन्य सेल्स में कम संख्या में होती हैं, लेकिन चाचा जी के पास CD4 रिसेप्टर की संख्या की भरमार होती है, ठीक है ना, चाचा जी के पास CD4 रिसेप्टर्स की संख्या की भरमार होती है, और ये वायरस का जो GP120 प्रोटीन है चाचा जी के साथ फ्यूज हो जाएगा। चाचा जी को पकड़ लेता है कि आ गए, अच्छा, बहुत अच्छा, तुम ही हो जो पहचान करके हमारे सभी भाइयों को मरवा रहे हो, जितने भी एंटीजन हैं सभी को मरवा रहे हैं, अच्छा तुम ही हो। चाचा जी को दबोच लेगा, आओ अच्छे से, जैसे जाएंगे भागते हुए उन्हीं को दबोच लेगा, और अब इनको बना लेगा क्या? अपना शिकार। और जब इनको अपना शिकार बनाएगा तो यही हाल जो मैक्रोफाज के साथ किया था, और मैक्रोफाज के बाद अब चाचा जी के साथ वो हाल होने लगेगा, अर्थात टी हेल्पर के साथ होने लगेगा। अब टी हेल्पर से फिर वही टी हेल्पर को मारता जाएगा, टी हेल्पर को मारता जाएगा, क्योंकि यहाँ से वायरस फिर बन करके निकलेंगे, फिर अगले टी हेल्पर को जाएंगे, मारेंगे, धीरे 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 सभी टी हेल्पर को चुन चुन करके मार देता है। सोचो कितना खतरनाक वायरस है बेटा, सभी टी हेल्पर को चुन चुन करके मार देता है। अब जब टी हेल्पर, जब चचा जी ही नहीं रहे, तो किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन आएगा, सपोज सर्दी वाला एंटीजन आ गया, ठीक है ना, राइनो वायरस आ गया, कोई भी एक छोटा सा कॉमन कोल्ड वाला जो वायरस है वो वाला आ गया, न्यूमोनिया वाला बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, कोई भी वायरस आ जाएगा। अब चचा जी तो हैं ही नहीं, तो उस वायरस को पहचानेगा कौन? फिर उसको मारने के लिए बी सेल को इन्फॉर्म कौन करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल को इन्फॉर्म कौन करेगा? तो वो क्या करेगा? सर्दी खांसी हावी हो जाएगा आपके ऊपर, और वो हावी हो गया तो खांसते 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 मर जाता है पेशेंट। सोचिए पहले कितना खतरनाक है ये, बहुत बहुत खतरनाक ये वायरस है बेटा, समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक, हाँ चलो बेटा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, प्लीज बोर मत होना, प्लीज बोर मत होना, ठीक ना, सुन लेना यार, जरूरी चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, आपको तो पता होना चाहिए कि कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है, ठीक। ये इस तरीके से बेटा पूरे के पूरे हमारे कहने का मतलब है कि हमारे इम्यून को ही ध्वस्त कर दिया, हमारे इम्यून सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया। और देखो इसी से इसका नाम भी पड़ा है कि टी सेल जो होती है टी सेल जो होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिफिशियंट कर दिया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज बन जाएगा। इसी से इसका नाम पड़ गया क्या? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पड़ गया। क्लियर बेटा? बिल्कुल एकदम अटेंटिव होकर के समझ लीजिएगा बेटा। इस तरीके से ये पूरे के पूरे, ठीक है ना, पूरे के पूरे एकदम हमारे इम्यून सिस्टम को ध्वस्त कर देता है। और जब एक बार इम्यून सिस्टम ध्वस्त हो जाता है बेटा, तो आपको पता है क्या होगा? क्या होगा? खांसते खांसते, ठीक है ना, मुझे खांसी आ रही तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत समझिएगा, ठीक है ना। तो कोई भी एक बीमारी आएगी, कोई भी एक छोटी सी बीमारी आएगी, उसको बीमारी नहीं, बीमारियों का संगठन है,
हमारे जो टीचर थे, जब कॉन्फ्रेंस होता था, जब हमको पढ़ाते थे बेटा, तो उसमें एड्स को जब पढ़ाते थे ना, तो साफ साफ कहते थे एड्स कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का संगठन है, अकेले कोई बीमारी नहीं कॉज करेगा, पूरी की पूरी बीमारियों का पहाड़ लेकर के चलाएगा। क्योंकि आपको पता है पैथोजन का एक्सपोजर लगातार हमारी बॉडी में होता रहता है। ढेर सारे पैथोजन आएंगे, अटैक करेंगे, बीमार कर देंगे हमको। अब वो ठीक ही नहीं होगा, कहाँ से ठीक होगा यार? क्योंकि हमारा जो एंटीजन आते हैं, जो पैथोजन आते हैं, उस एंटीजन को एंटीबॉडी बना करके मारा जाता है। लेकिन मारने वाले, जो पहचानने वाले जो चचा जी थे ना, अब वही नहीं रहे। इस वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया, हमारा इम्यून सिस्टम बिखर गया। ठीक है बेटा, ठीक ना? चलो ठीक है बेटा, माइक है बेटा, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। चलो ये चीज हो गया बेटा। अब देखो, अब HIV को डायग्नोस्ट कैसे करेंगे बेटा, ठीक है ना? HIV को हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं बेटा? एक प्रोसेस होती है बेटा, ठीक है ना? एक प्रोसेस होती है बेटा HIV को डायग्नोस्ट करने का। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बेटा एलाइजा कहते हैं, ठीक है ना बेटा? एलाइजा, ठीक है ना? एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बेटा, ठीक है ना? एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है डायग्नोसिस बेटा किससे करते हैं? एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उस स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम है बेटा स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है ना? स्क्रीनिंग टेस्ट जिसका नाम है बेटा एलाइजा। नाम पूरा याद रखिएगा बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, ठीक है ना? ऐसे बेटा एक ऐसी तकनीक होती है बेटा, एक इम्यून एक मतलब एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी होता है। ये दो प्रकार की होती है बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इसका मेथड थोड़ा लंबा है बेटा, अब यहाँ पर डिटेल करने का कोई मतलब भी नहीं है बेटा, ठीक है ना? इसमें होता क्या है कि एंजाइम होता है और उसी में एंटीबॉडी होता है, उसी एंटीबॉडी में एंजाइम लिंक्ड कर दिया जाता है। और वो एंजाइम लिंक्ड जब होते हैं ना, तो वो किसी सब्सट्रेट को सब्सट्रेट डालेंगे तो वो कलर बदल देता है बेटा, कलर बदल देता है, उसी से पहचान लेते हैं। पहले हम एंटीजन को डालते हैं, एंटीजन को डालेंगे, एंटीजन से अगर वो एंजाइम बाइंड कर गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रहती है बेटा। जो इम्यून है यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेटा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। खैर इन सब चीज़ों बहुत ज़्यादा डिटेल जाना आपके लिए ठीक नहीं है बेटा, ठीक है ना? आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा बेटा कि ये एक ऐसी तकनीक होती है जिससे हम HIV के पेशेंट को हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर एक बार ये पॉजिटिव आ गया, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है ना? एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। अगर इस स्क्रीनिंग टेस्ट में ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना? ये अगर पॉजिटिव आ गया तो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है बेटा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है ना? कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए बेटा क्या कहते हैं बेटा? वेस्टर्न ब्लॉटिंग बेटा। थोड़ा सा महंगा होता है, इस वजह से पहले ये करते हैं बेटा, इसमें पॉजिटिव आ जाता है तब ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है बेटा, ठीक है ना? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा बेटा, ठीक ना? ठीक, अगर ये पॉजिटिव निकल गया तो पेशेंट पक्का 500% तो होता ही नहीं है, 100% पॉजिटिव है, ठीक है ना? 100% पॉजिटिव है। कॉमनली भाषा में कह दिया जाता है ना, अरे 1000% पक्का, 101% पक्का, 500%। अरे यार ऐसा कभी होता है? 100% ही होता है, ठीक है ना? तो मतलब अगर वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट पक्का हो गया तो समझ लो HIV पॉजिटिव पक्का, ठीक है? और उसका मरना भी पक्का। एक शब्द लिखा है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। मौत को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, कैंसर होगा तो ठीक हो जाएगा आपको, कोरोना वायरस होगा तो ठीक हो जाएगा आपको। मौत अगर चाहिए इस वायरस को ले लो। खतरों के खिलाड़ी जो कहते हैं ना, तो खतरों के खिलाड़ी वहाँ पर बचने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर बचने के चांसेस 0 हैं, 0। मरना है तो मरना है, और बड़ी बुरी मौत मारता है बेटा। ऐसी बीमारियाँ घेरेंगी कि पूरी बॉडी को बिल्कुल तोड़ के रख देती है। इतनी खतरनाक बीमारी है ये। तो इससे बचने के उपाय क्या है बेटा? कैसे इससे आप बच सकते हो बेटा, ठीक है ना? पहली चीज जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, अपने पार्टनर के साथ तो लॉयल होना होगा बेटा, ठीक है? अगर आपका जो पार्टनर होता है, आपका जो अपोजिट पार्टनर होता है, सेक्स पार्टनर होता है बेटा, उसके साथ आपको लॉयल होना होगा बेटा। नहीं भी है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना है, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है बेटा, ठीक? ऐसा करते हैं जैसे कुछ अगर मैं बात करूं तो जो
जो बेटा प्रोस्टिट्यूशंस में हैं, जो उनका ये प्रोफेशन ही बना लिए हैं, तो उनके लिए बेटा क्या होता है, उनके लिए यही होता है बेटा कि वो प्रोटेक्टेड मेथड्स यूज़ करें, ठीक। और है बेटा जब उसको बेटा प्रोटेक्टेड में जैसे कभी पूछ लेता है बेटा कोर्टशिप, ठीक है ना, कोर्टशिप से कंफ्यूज मत होइएगा। कोर्टशिप का मतलब होता है बेटा क्वाइटस, ठीक है ना, क्वाइटस, कोर्टशिप, ठीक है ना, कोर्टशिप कहते हैं इसको। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी इन्फेक्टेड व्यक्ति से ब्लड हमें ट्रांसफ्यूज नहीं करना होगा। जितनी चीज़ें बताया है ना उसी का अपोजिट कर दो यार, ठीक है ना, कैसे इससे बचना होगा। प्रिवेंशन ऑफ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ प्रिवेंशन ऑफ एड्स, साफ साफ लिखा है एड्स का कोई क्योर नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन इसका बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना, बेटर ऑप्शन है, यहाँ पर बेटर ऑप्शन है। क्या क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर पैटर्न ऑल्सो नॉट समथिंग दैट हैपन इन एडवर्टेनली लाइक न्यूमोनिया, टाइफाइड। ऑफ कोर्स देखो इसमें क्या क्या लिखा है बेटा, जैसे न्यूमोनिया, टाइफाइड, ये सब बीमारियां होती हैं तो इसके एक बार हम ठीक कर सकते, लेकिन इस बीमारी के बगैर न्यूमोनिया टाइफाइड होगा तो उसको भी ठीक नहीं कर पाएंगे हम, उसको भी ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो बेटा आपको पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो होता है बेटा उसको जो होता है बेटा हम प्योर मतलब नॉन इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न करना होगा बेटा। और होता है बेटा कि सेक्सुअल कोर्टशिप में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसमें भी प्रोटेक्टेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है बेटा। और जो एस्टेराइल नीडल्स एंड सिरिंज को यूज़ करना होगा बेटा, एस्टेराइल नीडल और सिरिंज को यूज़ करना होगा, अर्थात उसको अगर आप 30 मिनट पानी के अंदर उबाल देते हैं तो जो वायरस की जो प्रोटीन्स होती है ना, ये प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाती है, ठीक है ना, ये प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाती है, इसको डिग्रेड हो जाता है तो बेटा स्टेराइल हो जाता है बेटा। और मदर से बेबी में जो होने के चांसेस होते हैं बेटा वहाँ पर भी इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक। और बेटा इतना भी दिमाग में रखिएगा बेटा कि जैसे कोई पूछ सकता है कि अगर कोई HIV पॉजिटिव अगर कोई पर्सन है, HIV पॉजिटिव पर्सन से अगर उस HIV पॉजिटिव पर्सन को अगर आकर के यहाँ पर मस्क्यूटो बाइट करता है, उसको यहाँ पर मच्छर काटता है तो वो जा कर के किसी और को काट लेता है, तो ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं मिला है, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वो मच्छर आकर के हमको काटे और वही मच्छर जा कर के किसी मतलब किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन को काटे और वही मच्छर आकर के हमको काट ले तो हमको इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, जैसे मैंने किसी से सुना था बेटा कि उसके जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, ये वायरस डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है बेटा, ठीक है ना, बट मेरे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि उसके HIV वायरस जो होता है मस्क्यूटो मतलब जो मच्छर होता है यार, मस्क्यूटो ही कहते हैं, ठीक ना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, तो आते हैं लाइन पे आते हैं बेटा हम लोग, ठीक ना, कि मस्क्यूटो जो होता है बेटा उसके एलिमेंट्री कैनाल में जो HIV वायरस होता है, मच्छर के एलिमेंट्री कैनाल में HIV वायरस डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, डाइजेस्ट हो जाता है। चलो ये हो गया, मतलब कि इससे इन्फेक्शन नहीं होता है बेटा, ठीक है ना, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। भारत के अंदर पहली बार चेन्नई में सन 1986 में भारत के अंदर पहली बार केस रिपोर्ट किया गया था चेन्नई में, याद रखिएगा 1986 में भारत के अंदर पहली बार ये HIV का जो था बेटा केस था, ये रिपोर्ट किया गया था बेटा, ठीक है ना, रिपोर्ट किया गया था। और बेटा हम एड्स दिवस मनाते हैं बेटा, ठीक है ना, एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को बीत गया, 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं बेटा, एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं। भारत में चलो एक काम और बताओ, भारत में जागरूकता फैलाने के लिए एक रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई है, रेड रिबन एक ट्रेन है बेटा, रेड रिबन एक्सप्रेस, ये कब चलाई गई थी बेटा, इसको आप पता कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। रेड रिबन का मतलब होता है बेटा जो HIV वायरस का सिंबल होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना, रेड रिबन, ठीक, ये इस टाइप का इसका सिंबल होता है, इसको रेड रिबन एक्सप्रेस कहते हैं, जो ये जागरूकता फैलाने का काम करता है बेटा, ठीक है ना, जागरूकता फैलाने का काम करता है। चलो बेटा चलो, अब ये था बेटा पूरा का पूरा। हाँ, और जैसे कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है बेटा नाको, ठीक है ना, नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं जो इसके बारे में
जो एड्स के बारे में लोगों को एजुकेट करती है, अवेयर करती है, जागरूक करती है कि लोग जो है एड्स की खतरनाक, एड्स के जो एड्स के जो कितना खतरनाक है इसके प्रति लोग जानें और इससे सजग रहें, क्योंकि अभी तक इसका कोई क्योर नहीं खोजा गया है, कोई इलाज नहीं खोजा गया है। इसका बचाव ही एकमात्र इसका अभी तक तरीका है। जैसे अभी करंट सिचुएशन में देखें तो कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ अभी बचा जा सकता है। हालांकि एक पॉजिटिव खबर आ रही है कि अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें बेटा वैक्सीन भी नहीं बना पा रहे हैं हम। वैक्सीन रीजन ये है कि इसमें जो हमारा एनवेलप होता है, जो HIV वायरस का जो ये एनवेलप होता है ना, इस HIV वायरस का जो एनवेलप होता है वो हमारी अपनी ही जो यहाँ पर मैक्रोफाज की सेल होती है या टी हेल्पर की सेल होती है, हमारी अपनी ही सेल होती है। तो हम इसको कैसे डिग्रेड करेंगे? अगर हम मान लीजिए इस एनवेलप को डिग्रेड करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी मैक्रोफाज की भी एनवेलप डिग्रेड कर जाएगा। इस वजह से हम इसके अगेंस्ट जो है बेटा हम वैक्सीन भी नहीं डेवलप कर पा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट वैक्सीन भी नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है बेटा कि इसके हम एक IRNA टेक्नोलॉजी होती है, एक RNA इन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में है। RNA इंटरफेरेंस, ठीक है ना, RNA इंटरफेरेंस है, क्योंकि RNA से जब DNA बन जाता है तो RNA को डिग्रेड करने का मतलब ही क्या निकलेगा बेटा, क्योंकि RNA से जब ऑलरेडी DNA बन जा रहा है तो हम RNA को मार करके क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर RNA से जो अदर वायरस होते हैं बेटा, अदर वायरस होता है बेटा, उसमें RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है, वो वहाँ से RNA से RNA बना लेते हैं, तो उनको हम iRNA से मार सकते हैं, लेकिन इसको हम iRNA से नहीं मार सकते हैं बेटा, ठीक है ना, नहीं मार पा रहे हैं। मतलब अभी कहने का मतलब सीधा क्या, इसकी वैक्सीन अभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना, इसकी वैक्सीन अभी पॉसिबल है नहीं और बन जाता है। और हाँ, साइंटिस्ट जिस पे अगर काम कर रहे हैं इस समय, जो हमारे HIV के फील्ड में HIV वायरस के प्रति जो अगर इसको ट्रीटमेंट करने का जो काम कर रहे हैं, वो है बेटा हमारी वही जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 पर काम करेगा। अगर ग्लाइकोप्रोटीन 120 को अगर हम डिग्रेड कर दिया, अगर उसको हमने मार दिया, तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो हमारे CD4 रिसेप्टर से जुड़ ही नहीं पाएगा, और जुड़ ही नहीं पाएगा तो हमारी सेल बच जाएगी, ठीक है ना, हमारी सेल बच जाएगी। अभी तक जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बेटा, वो होता है बेटा ART नाम की एक ART, ठीक है ना, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है ना, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इस दवा से जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है HIV वायरस का, उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, बट कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट होता है उसकी लाइफ से थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर वो 10 साल जीने वाला है तो 10 साल जीने वाला है, 10 साल बाद उसको HIV से मरना ही है, तो हम क्या करेंगे, उसको 12 साल कर देंगे, 15 साल कर देंगे, थोड़ा सा उसकी लाइफ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मरना उसको HIV से ही रहेगा, ठीक है, मरना उसको HIV से ही है, ठीक ना, क्योंकि इसमें मौत आनी पक्की है बेटा, ठीक है, और भयानक मौत होती है, बहुत बुरी, ठीक। चलो बेटा, आप लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे जो यहाँ पर NCERT का जो ये पूरा का पूरा लाइंस लिखी हुई है, इस NCERT की पूरी लाइन को आप लोग पूरा का पूरा बेटा पढ़ लीजिएगा, एक लाइन को पढ़ लीजिएगा, और आज जो मैंने यहाँ पर लेक्चर में जितना भी आपको बोला है वो सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। पूरा का पूरा HIV वायरस की हिस्ट्री को नोट कीजिएगा, ट्रांसमिशन को नोट कीजिएगा, मोड ऑफ इन्फेक्शन को नोट कीजिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड को नोट कीजिएगा, और उसके प्रिवेंशन को नोट कीजिएगा बेटा, ठीक है ना, प्रिवेंशन को नोट कीजिएगा। यानी सारी चीजें आपका सीक्वेंस पैटर्न पर होना चाहिए। बता रहे हैं बेटा, हिस्ट्री, ट्रांसमिशन और मोड ऑफ इंफेक्शन, इंक्यूबेशन, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ट्रीटमेंट तो है नहीं, ओनली प्रिवेंशन, ठीक है ना, प्रिवेंशन सारी चीजें स्टेप टू स्टेप नोट कीजिएगा बेटा। ये हम आपका नोट्स क्लास में चेक करेंगे बेटा, ठीक है ना, क्लास में चेक करेंगे, पक्का आप लोग इसका नोट्स कंप्लीट करके आइएगा, आप में दिखाइएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हम देंगे बेटा, ठीक है ना। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है ना, एंजॉय करके पढ़िए, इसको आप बर्डन समझ के मत पढ़िए, और होप ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा बेटा। मिलते हैं यहाँ पे अगले वीडियो लेक्चर में, जो हम पढ़ेंगे बेटा क्या रहेगा, वो कैंसर, ठीक है ना, कैंसर पढ़ेंगे। तो बेटा थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंजॉय।